वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर धर्म का बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। उससे हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़ और हमारा पूरा इकोसिस्टम अब इतना प्रभावित हो गया है, वो अब संभाल नहीं सकता, अब उसको नाश उसका हो ही जाना है। पहाड़ सबसे रियल सैंपल है एक्चुअली हमारे सोसाइटी के। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में सवर्ण आबादी बहुमत में है, यानी सवर्णों की ही वहाँ व्यवस्था रही है आजादी के बाद से अब तक हमेशा। यानी उनका ही सीएम है, उनका ही चपरासी है सब। और उन्होंने एक मॉडल आपको बना के दिखा दिया कि वो कैसे विकास करते हैं, कि उन्होंने इस देश को जो प्रकृति ने इतना बड़ा उपहार दिया था, हिमालय हमारा, उसको नष्ट कर दिया। और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो कैसे कितनी बेहतरीन चीज को बर्बाद कर सकते हैं। सारी दुनिया अपने यहाँ पेड़ बढ़ा रही है, हमने पुराने पेड़ काटने की पूरी एक मुहिम चला रखी है। राजस्थान में पेड़ काटने की त्रासदी ये हुई कि टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री बढ़ गया। वैसे ही वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, 4-5 डिग्री बढ़ जाने का मतलब आप सोचिए जीना दूभर हो जाएगा। अभी धराली में बहुत भयानक हादसा हुआ है। पता नहीं, कुछ आंकड़ा नहीं मालूम है अभी, इस रियल आंकड़ा क्या होगा वहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनका। लेकिन एक और साथी हैं जो विशेषज्ञ हैं इस के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सभी, और वो पहाड़ से आते हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं रावत साहब, वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर धर्म का बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। उससे हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़ और हमारा पूरा इकोसिस्टम अब इतना प्रभावित हो गया है कि वो अब संभाल नहीं सकता, अब उसको नाश उसका हो ही जाना है। और ये वो पिछले हफ्ते मुझे बता के गए और ये हो गया दराली वाला। तो और ये लगातार हो रहा है। आप इसको किस तरह देखते हैं? पूरा इकोसिस्टम जब चला जा रहा है इस तरह, उसमें सरकारी परियोजनाएं भी थी, थर्मल पावर था, डैम था, ये था, वो था, और बहुत ज्यादा पर्यटन था, बहुत बेबाक पर्यटन था। पहाड़ सबसे रियल सैंपल है एक्चुअली हमारे सोसाइटी के। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में सवर्ण आबादी बहुमत में है, सवर्ण हिंदू बहुमत में है। नहीं, वहाँ हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी मुसलमान भगाए जा रहे थे अभी वो तो। मैं अब उस पे बात मुसलमान में भी आता हूँ। होंगे। मैं है थोड़े बहुत, दोनों जगह में सवर्ण आबादी के बहुमत में है। अच्छा। आज तक कोई दूसरा वहाँ किसी प्रतिनिधित्व में नहीं आया, यानी सवर्णों की ही वहाँ व्यवस्था रही है आजादी के बाद से अब तक हमेशा। यानी उनका ही सीएम है, उनका ही चपरासी है सब। और उन्होंने एक मॉडल आपको बना के दिखा दिया कि वो कैसे विकास करते हैं, कि उन्होंने इस देश को जो प्रकृति ने इतना बड़ा उपहार दिया था, हिमालय हमारा, उसको नष्ट कर दिया। और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो कैसे कितनी बेहतरीन चीज को बर्बाद कर सकते हैं। और आज जो है उत्तरांचल के बारे में जाइए, वहां किसी से भी पूछिए तो हर आदमी बताता है कि चीफ मिनिस्टर कितनी घूस लेता है। ओह, हाँ, तो वो तो ये अपने दुर्भाग्यपूर्ण है। सवर्ण सजातियों से ही ले रहे हैं घूस। अरे उसी सिस्टम में से ले रहे हैं जो सवर्ण सजाती पोषित कर रहे हैं। उसको कौन चला रहा है? ये वहां के अधिकारी आपको बता देंगे। अगले चुनाव की तैयारी है। नहीं, ये मैं ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने छोड़ दिया है, वहां सबके साथ, और नेताओं के बारे में वही है, सबके वही सब नारे लगते हैं। तो ये सब मिलके आप एक मॉडल स्टेट नहीं, आप एक केरल की तरह क्यों नहीं बना सके? तमिलनाडु ही बना लेते हैं। आपने उसे ये क्यों बना दिया कि वहां जो हो रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रही है, करना पड़ रही है। और ऐसी असंख्य रिपोर्ट्स हैं, जो बेहतरीन रिपोर्टर्स हैं, सबने वहाँ की इकोलॉजी के बारे में रिपोर्ट किया है कि ये सब जो हो रहा है, ये 12 मासा सड़क बनाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो विस्फोट कर रहे हैं, और जो और तरह तरह की चीज़ें, जो पेड़ काट रहे हैं, इससे सबसे आप वहाँ के पर्यावरण को ख़त्म कर दे रहे हैं। और ये सब दुर्घटनाओं को इनवाइट कर रहे हैं। और हर साल अब इनकी बाढ़ आना शुरू हो गई है। हिमाचल में भी हुआ, हमारे यहाँ भी हुआ, उत्तराखंड में भी। आप वहां से हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही जी हिस्सा जी, था। जाहिर है। हाँ। जी, पहले तो हमारा एक ही प्रदेश था। नदियाँ, उन्होंने कई मुख्यमंत्री दिए हैं। अभी हमारे जो वर्तमान है वो भी वहीं से हैं ओरिजिनली। नदियाँ, पहाड़, जंगल सबके होते हैं, किसी एक धर्म विशेष के, जाति विशेष के, समुदाय विशेष के नहीं होते हैं। लेकिन एक ही धर्म का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन पहाड़ों पर, नदियों पर।
और जो बहुत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली आरतियां होती हैं, जो और भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिससे ये पता चले कि योगा हो रहा है तो तट पे हो रहा है, किसी नदी के तट पे हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इससे जो पूरा जो सरकारी तंत्र जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ करता है उससे पूरा इकोसिस्टम एक बिगड़ जा रहा है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसको लेकर के जो हमारा ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इस तरह की जो बॉडीज़ हैं, ये क्या अदब में आ गई हैं, दबाव महसूस करती हैं, इसलिए नहीं कहती हैं? इस सरकार के आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तो ये हुआ कि जो इस तरह के संस्थान थे, सबसे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने कंप्रोमाइज किया। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें वनों की संख्या घट रही है। सारी दुनिया अपने यहाँ पेड़ बढ़ा रही है। हमने पुराने पेड़ काटने की पूरी एक मुहिम चला रखी है। अभी बीकानेर से खबर आ रही कि वहाँ 3-4 जिलों में जहाँ सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पेड़ काटे गए। राजस्थान में पेड़ काटने की त्रासदी ये हुई कि टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री बढ़ गया, एक फील्ड रिपोर्ट है। और उससे फिर पूरे नागरिकों को कठिनाइयां बेशुमार। वहाँ 4-5 वैसे ही वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 4-5 डिग्री बढ़ जाने का मतलब आप सोचिए जीना दूभर हो जाएगा। प्रलय है ये तो। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ सोलर फार्म लगाने के लिए आपने पेड़ काटने की इजाज़त दे दी। ऐसे ही यहाँ अभी जहाँ हुआ है, यहाँ पे 2000 या 4000 देवदार के पेड़ काटे गए थे और 4000 अभी कटने के लिए लाइन में थे। हसदेव और आरे के जंगल का जो सवाल है। हाँ, छत्तीसगढ़ में तो बेशुमार काटे जा रहे हैं। हाँ। तो ये सब जो इस दौर में हो रहा है, दादागिरी से हो रहा है, चूंकि किसी संस्थान से आपको कोई रिलीफ मिलेगी नहीं। वो सब जो एनजीओज वगैरह लड़ते भिड़ते थे उनको सबको इन्होंने अपंग कर दिया। सिर्फ आरएसएस और उससे जुड़े एनजीओज को पैसा मिलता है। तो वो एक ही चीज कर सकते हैं कि समाज को कम्युनलाइज करें, धार्मिक आधार पर विभाजित करें। तो वो वही काम ज्यादा नजर आ ही रहा है। चारों तरफ वही काम हो रहा है। आरएसएस आदिवासियों के बीच में भी काम करते हैं, तो आदिवासी कल्याण आश्रम वगैरह जो उनके हैं उसमें वो जंगल जमीन और खासकर जंगल बचाने के अभियान में कोई कंपोनेंट नहीं है आरएसएस का, जब वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं आदिवासियों वो में। तो स्वदेशी वाला भी आंदोलन चलाते थे, आज कहाँ है वो ऐसे बहुत से आंदोलन चलाते हैं जिनका मतलब बाद में खत्म हो जाता है। वो जहां भी करते हैं वो उसका उद्देश्य दूसरा होता है। वहां से वो ईसाई, चूंकि बहुत सारे हमारे आदिवासी और वो थे ईसाई मतावलंबी हो गए थे, उनका काम सिर्फ ये होता है हर जगह कि वो कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठा के दूसरे धर्म वाले को निशाने पर ले सकें और उस निशाने के आधार पर जो उनका राजनीतिक फोरम है बीजेपी, उसको ताकत दे सके। उनके सारे कर्तव्यों का अंतिम हल अंतिम मतलब है वो स्टेट पावर पे आना, राज्य की सत्ता पे पहुंचने के लिए ये सब सीढ़ियां हैं। वो सारे काम वही है। कहा जाता है समाज सेवा के लिए है, लेकिन वो एक्चुअली राजनीति के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं और फिर वो अल्टीमेटली कल्मिनेट होता है वोट में। और वो हमेशा, चूंकि देश में आबादी में ईसाइयों की या मुसलमानों की या सिखों की तादाद कम है, तो अगर उनको दुश्मन बना लिया जाएगा तो एक बहुमत 80% आबादी में आप हमेशा सफल होते रहेंगे। तो ये सरल फार्मूला है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने दुनिया में इस्तेमाल किया है, उनके पास भी वो अनुभव है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्यावरण के मामले में गडकरी साहब का भी बहुत भयानक फुटप्रिंट है जो उन्होंने ये जाल बिछाया है सड़कों का, उसमें कई लाख पेड़ कटे हैं, बहुत ज्यादा, कई लाख पेड़ बहुत कटे। ज्यादा। और अडानी साहब को जो जमीन दी जा रही है, तो अडानी साहब को जो जमीन दी गई उसमें भी बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं मतलब हसदेव इन के। लोगों को अगर इनके फैसले हैं या अडानी साहब के लिए फैसले हैं तो वहां पेड़ बेचारे आड़े नहीं आ सकते। पेड़ों को तो कुर्बान होना ही होना है। क्या किसी भी तरह से ये इमेजिन किया जा सकता है कि ये जो लाखों पेड़ कट रहे हैं, माँ के नाम एक पेड़ जो लगवाया जाएगा उससे इसकी कोई भरपाई हो पाएगी? एक पेड़, इस तरह का पेड़ बनने में 100 साल लगते हैं उसको, जो काटे गए। अभी हम लोगों के जन्म में ये जो काट दिए गए ये पेड़ नहीं बन पाएंगे। हमको, हमारी उम्र तो बिल्कुल पेड़ विहीन ही रहनी है। जो पेड़ हमारे से कट गए, हमारे सामने जिन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था या उससे ज्यादा उम्र के थे और जो हमारे पर्यावरण की रक्षा कर रहे थे, सारी दुनिया ऐसे पेड़ों को बचा रही है, उससे आगे नए लगा रही है कि वो उस उम्र को पा सके। लेकिन हम तो अब बिल्कुल अजीब दौर में हैं और इस दौर की भरपाई तो कैसे होगी मुझे समझ में नहीं आता कई बार, क्योंकि ये सब विशेषज्ञता के क्षेत्र है। तो उतना बड़ा पर्यावरणवादी नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमारी सूचनाओं में आता है
हिला देने वाला है, डरा देने वाला है। कोई छोटा सा पेड़ मोहल्ले में अपने घर आंगन का काटे तो पुलिस आ जाती है और बहुत कार्रवाई हो जाती है। तो इसलिए ये समझ नहीं आता है कि ये कैसे, कहाँ से ये एनओसी लेकिन मिलता है? पुलिस से मिलके सब जगह पेड़ कटते हैं। एनओसी कहाँ से मिलता है जब पूरा जंगल उजाड़ा जाता है? उस कानून का सिर्फ लाभ पुलिस को ही है वहां की, और वन विभाग को है कि वो पेड़ कटेंगे लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, या वो ठेकेदार जो खरीदेगा वो पैसे देगा, और कट रहे हैं।